दूसरी बात है, जहाँ पे रशिया के टूर की बात है, इट वॉज अ वर्किंग विजिट, बहुत मुश्किल हालात में हुआ। उन्होंने कहा हल्फन इमरान खान ने अदम एतमाद के मौजू पर हमसे बात ही नहीं की है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया। मेरे साथ हमारी को एंकर अलीना इलियास और एशियन न्यूज़ के ग्रुप एडिटर राना ताहिर हैं। थोड़ी देर में हमें लाहौर से मुजम्मल सोहरवर्दी साहब भी ज्वाइन करेंगे और इक़्तिसादी अमूर के माहिर जनाब डॉक्टर इशफाक हसन भी हमें ज्वाइन करेंगे और जो आज की जो सूरत हाल है उस पर हम इन लोगों से गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो ख़बर डिस्कस हम करने जा रहे हैं वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आज लाहौर में थे। उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही साहब के वो घर गए, चौधरी शुजात साहब की खैरियत दरियाफ़्त की और बड़ी इम्पॉर्टेंट ये डेवलपमेंट। और आज की जो डेवलपमेंट है, कल रात से ये जो सिलसिला शुरू हुआ वज़ीर-ए-आज़म के ख़िताब से, उसने अपोजिशन के गुब्बारे से जो अदम एतमाद का गुब्बारा था तकरीबन उसको पंक्चर कर दिया, फाड़ दिया, उसको बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया। इसलिए कि ये मार्च जो था पीपल्स पार्टी का, ये महंगाई मार्च ये भी था और जो पीडीएम ने जो मार्च करना था वो भी महंगाई के ख़िलाफ़ करना था। लेकिन चीज़ों की कीमतों को कम किया वज़ीर-ए-आज़म साहब ने, इसके बावजूद कि प्रेशर था, इंटरनेशनली चीज़ें ऊपर जा रही थी। अभी IMF से पाकिस्तान ने एक एग्रीमेंट किया था, तो वज़ीर-ए-आज़म साहब का ये जो ऐलान है, इस बहुत सारे लोगों से आज मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि ये ठेंगा दिखाया है वज़ीर-ए-आज़म ने IMF को, नो कह दिया IMF को, जवाब दे दिया मुकम्मल तौर पे। और इसी तरह ये जो FATF की ब्लैक मेलिंग है उसके आगे भी वज़ीर-ए-आज़म ने झुकने से इनकार कर दिया। और ये इतना एतमाद वज़ीर-ए-आज़म साहब को रशिया के दौरे के बाद आया। वहाँ पर सदर पुतिन से 3 घंटे से ज़्यादा जो उनकी मुलाकात हुई उसमें बहुत सारी चीज़ों पर इत्तफ़ाक़ हुआ। तकरीबन 45 मिनट जो मुलाकात थी वो 1-on-1 थी पुतिन के साथ। और उसके बाद आके वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आर्मी चीफ से भी मुलाकात की और भी जो DGI से भी उन्होंने मुलाकात की। तमाम जो दौरा था उस पर उनको ब्रीफ़ किया और दूसरे दिन ख़िताब करके IMF को उन्होंने झंडी दिखा दी और पाकिस्तान के अवाम की मुश्किलात को सामने रखते हुए इंतहाई बड़े ऐलानात किए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वो कहते हुए, वो करते हुए नज़र आए जिसके लिए लोगों ने उनको वोट दिया था, जिसके लिए PTI को हुकूमत दी गई थी। बहुत अरसे के बाद ये ऐसे मनाजर देखने में आए। अब अपोजिशन जो है इस वक्त एक बंद गली में है। जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि पीपल्स पार्टी का जो इस वक्त लॉन्ग मार्च है, PDM अब ये कोशिश कर रही है कि वो पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च में ही शामिल हो जाए। अपना उनका जो लॉन्ग मार्च है उसको वो एक साइड पे रखें, क्योंकि महंगाई के हवाले से जो चीज़ें थीं, जिस तरीके से लोग बातें कर रहे थे, अपोजिशन जिस तरह से उसको कैंपेन बना रही थी, इंटरनेशनली तेल की कीमत ऊपर जा रही है, पूरी दुनिया में इस वक्त एक ये मामला है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने न सिर्फ पेट्रोल की कीमत कम की, उन्होंने डीज़ल की कीमत कम की, उन्होंने बिजली की जो कीमत थी उसको उन्होंने कम किया। और फिर उसके बाद जो आज पैकेज किया, इंडस्ट्रियल पैकेज, जिसमें बहुत छूट दी गई है। आपसे कोई सवाल नहीं किया जाएगा कि ये पैसा आपके पास कहाँ आया, और ये इकोनॉमी का पहिया चलाने के लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। इसके अलावा जो IT सेक्टर में जिस तरीके से रियायत दी गई हैं, फिर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनके लिए जिस तरीके से रियायत का ऐलान किया गया, 5 साल के लिए टैक्स में छूट का ऐलान किया गया। हर जो आदमी है वो जो गुर्बत में और ये महंगाई के बोझ तले दबा हुआ जो पाकिस्तानी मायूसी की बात कर रहा था। आज मैं बाज़ार में था, सड़कों पे था, लोगों से हमारी बात हुई। लोग एक नए जज्बे के साथ पाकिस्तान की हुकूमत पर इत्मीनान का इज़हार कर रहे हैं कि जी बिल्कुल, नाउ वी आर इन द राइट डायरेक्शन। एक और बात मैं आपसे यहाँ पे ख़बर में शेयर कर रहा हूँ, इंतहाई अहम ज़राए ये बता रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस बात पर गौर कर रहे हैं, ये बड़ी संजीदगी से ये बात ज़ेर बहस है कि पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब की जगह
वज़ीर आला के लिए जनाब परवेज़ इलाही साहब को नॉमिनेट किया जाए, और ये पीटीआई की सपोर्ट से, यानी ये इसलिए कि अब आगे इलेक्शन आ रहा है और पंजाब में जो मुकाबला है वो है नून लीग के साथ, और इस बात पे इमरान खान साहब किसी हद तक कन्विंस हो चुके हैं कि अगर नून लीग की सफ़ों में दरार डालनी है, अगर नून लीग के जो रूट्स हैं अगर उसको उखाड़ना है, उनके लोगों को तोड़ना है, तो फिर परवेज़ इलाही साहब से बेहतर कोई शख्स नहीं, क्योंकि वो सारे जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून में भी बहुत बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो परवेज़ इलाही साहब के कोलीग्स हैं, उनके साथ काम कर चुके हैं, और परवेज़ इलाही साहब बतौर चीफ मिनिस्टर पंजाब बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके हैं। उनको अगर वज़ीर आला पंजाब बनाया जाए तो इमरान खान साहब ये समझते हैं कि सियासत में मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और ये जो लोग हैं इनको बड़ी बेहतरी से एक्सक्यूज़ में इनका मुकाबला किया जा सकता है। मैं चलता हूँ, साबिर शाह लाहौर से हमारे साथ हैं। साबिर शाह साहब, आप बिल्कुल कहते हैं, चीज़ों को मॉनिटर करते हैं और इकॉनमी पर आपको बड़ा अबूर हासिल है। ये जो पेट्रोल की कीमत कम की है, डीजल की कीमत और इंडस्ट्रियल पैकेज, ये आईएमएफ को एक तरह से नो नहीं कहा वज़ीर आज़म साहब ने? शामिर साहब, बात ये है कि आईएमएफ इस जो इल्ज़ाम किया है हुकूमत ने, तो इसको नहीं होगा। ये तो उन्होंने बेसिकली अनडू किया है अपनी जो पहले पार्लेज और मीटिंग्स हुई हैं आईएमएफ उनको। अब इसमें ये है कि ये देखिए 2008 में आपको याद होगा कि दुनिया भर में कीमतें बढ़ रही थी पेट्रोल की, हमने वो शॉक एब्जॉर्ब किया, लेकिन कुछ अरसे के बाद वो जो जख्म है वो बहुत बड़ा होकर सामने आया। एक इकोनॉमिस्ट की नज़र में ये नहीं करना चाहिए, लेकिन अवाम के फैसला अच्छा है अगर बाजार में दीगर चीज़ों की कीमतें भी कम हो जाए। अब मुसीबत ये है कि बाजार में अगर मुर्गी, गोश्त, आलू, सब्जी, इन चीज़ों की कीमत एक जगह पर पहुंच चुकी है, तो हमारे यहाँ जो मैकेनिज्म है डिमांड एंड सप्लाई का और जो मिडल मैन का रोल है, जो फार्मर की कमजोरियां हैं बेचारे की, फार्म टू मार्केट रोड नेटवर्क नहीं है। साहब, आप चले गए टेक्निकल चीज़ों में। इस वक्त बात हो रही है पॉलिटिकल डिसीजंस की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन जो प्रेशर बिल्डअप कर रही थी महंगाई का नाम लेके, और हुकूमत पाकिस्तान अपने बजट में गैप की वजह से मजबूर हो गई थी आईएमएफ के साथ मुआहदा करने के लिए, लेकिन दौरा रशिया किया वज़ीर आज़म ने पॉलिटिकली। उसके बाद आके ये जो वो काम किए जो आईएमएफ जिसकी इजाज़त नहीं देता। और मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ, मुझे मेरे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि आईएमएफ को इत्माद में नहीं लिया गया, आईएमएफ को सिर्फ इतला दी गई है। मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ इतला दी गई है कि हम ये कर रहे हैं, तो ये पॉलिटिकल डिसीजन है, लोग देख रहे हैं। क्योंकि इमरान खान साहब के बारे में ये परसेप्शन बनता जा रहा था कि वो बिल्कुल जो इस वक्त लेट गए हैं और जो आईएमएफ कह रहा है उसकी कंडीशनैलिटी पर वो चले गए हैं, मान गए हैं। लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने ये जो फैसला किया पाकिस्तान के लोगों के लिए, माजी में भी इस तरह से होता रहा, आपको अब्जॉर्ब तो करना पड़ता है ना, कहीं से पैसे निकाल के कहीं पर लगाने पड़ते हैं, लोगों को रिलीफ तो देना पड़ता है ना। शाह साहब, देखिए समीर साहब, आई रिपीट, इट इज नॉट अ गुड इकोनॉमिक डिसीजन एट ऑल। ये उस वक्त बहुत ही अच्छा पॉलिटिकल डिसीजन होता अगर ये कहते हैं कि जो बाजार में चीज़ों की कीमतें हैं, मैं रिपीट करता हूँ, उनको भी कम किया जाए उसी तनासुब से। वो उस तनासुब से कम नहीं हो रही। तो जो पेट्रोल बॉम्ब जो गिरे हैं माजी में, उससे जो बाजार में रोजमर्रा की अशिया की कीमतें बढ़ी हैं वो तो कम नहीं हो रही, पहली बात। दूसरी बात है, जहाँ पे रशिया के टूर की बात है, इट वॉज अ वर्किंग विजिट, बहुत मुश्किल हालात में हुआ। बहुत लोग कहते हैं पोस्टपोन करना चाहिए था, मैं समझता हूँ चलिए ठीक किया। यूक्रेन के हवाले से आ रही है सिचुएशन, इसको फैक्ट के साथ जोड़िए। सारी दुनिया से प्रेशर आ रहा है कि हम भी इसको कंडेम करें, उर्दू में भी, अंग्रेजी में भी, जो कुछ रूस ने किया नहीं। लेकिन दुनिया ने हमें दिया क्या है शाह साहब? प्रेशर आया ना अमेरिका की तरफ से, यूरोप की तरफ से, क्या दिया उन्होंने हमें? उन्होंने हमें दिया क्या है? डिस्क्रिमिनेशन दी है, हमें मुनाफिक का है, डू मोर की बात की है। और ये इस वक्त इस खित्ते में अगर चाइना और रशिया के साथ हम मिलते हैं, आपको जैसे ताइपे गैस पाइपलाइन काम शुरू हो गया, उज़्बेकिस्तान की तालिबान के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात और वो रशिया चले गए उस सारी गैस के लिए, तो वो जिस तरीके से ये चीज़ें इस खित्ते में ताउन से आगे बढ़ेंगी, अमेरिका ने, यूरोप ने हमें दिया क्या सिवाय GSP प्लस के? आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, इन चीज़ों को पहले सोचना चाहिए था, पिछली हुकूमतों को भी सोचना चाहिए था।
आप आइसोलेशन में कैसे रह सकते हैं? 24-25 अरब डॉलर की आपकी एक्सपोर्ट है, खरबों अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है ये रशिया वगैरह की, और ये 700 अरब डॉलर के करीब उनके डॉलर रिजर्व्स हैं। उनके डिफेंस कैपेबिलिटी देखिए, उनके पास जो एनर्जी सप्लाईज हैं, जो सारे यूरोप को वो 45% के करीब एनर्जी सप्लाई करते हैं, उनको देखिए। अगर वो मुसीबत में आ सकते हैं तो आप नहीं आ सकते। ये आपको फॉरेन बैंकों के साथ मिलकर चलना पड़ता है। और पैटअप को मैं इसलिए कह रहा हूँ साथ जोड़ के, दुनिया भर पे आपकी नजरें हैं। अमेरिका ने फिर बदमाशी की और नेशनल बैंक को जुर्माना किया है न्यूयॉर्क ब्रांच को, और कहा है जी 2016 में ये ट्रांजैक्शन हुई थी, आपको अब याद आ रहा है। तो बदमाशी तो ये किसी टाइम भी कर सकते हैं, और मैं समझता हूँ जाती तौर पर मुझे ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपके साथ वो चीज़ शेयर करूँ जो बिल्कुल हक पे मबनी हो। मैं समझता हूँ कि हमारे लिए मुश्किलात हैं, ग्रे एरिया से हम निकल नहीं पाएंगे पैटअप की। इसी तरह हमारे एक्सपोर्ट नहीं, ग्रे एरिया से हम वैसे निकल पाते हैं। मुझे आप शाह साहब एक सवाल मुझे दयानतदारी से बताएं, कितने टाइम से हम वो सारी शराइत उनकी पूरी कर चुके हैं? वजीर खारजा साहब कह चुके हैं कि ये ग्रे एरिया में हमें सियासी बुनियादों पर रखा हुआ है, तो वो सियासी बुनियादों पर वो हमें ब्लैकमेल करते हैं, तो इसका क्या मतलब है? अच्छा, फिर ये है कि हम आइसोलेट तो नहीं हुए ना, इस खित्ते में हम चाइना के साथ हैं, रशिया के साथ है, अफगानिस्तान है, ईरान है। यहाँ पर ये जो रीजनल सारी ट्रेड जो शुरू होने जा रही है, तो हम दुनिया का जो एक बड़ा हिस्सा है उसके साथ हम अटैच हैं। यूरोप और अमेरिका सिर्फ उनसे हम हटे हैं। शमी साहब, बात ये, जब आपको कर्जे की जरूरत पड़ती है तो हम IMF के पास जाते हैं और मिन्नतें करते हैं। मेरी बात को प्लीज गौर से सुनिएगा। ब्लैकमेल वो होता है जो ब्लैकमेल होने की पोजीशन में होता है। अभी तक आपका जो फिस्कल डिफिसिट हो या करंट अकाउंट डिफिसिट हो, तो सिर्फ मोमेंटरली कभी चाइना ने प्लग किया हो तो किया हो। रशिया तो आप खुद उस पोजीशन में नहीं आपकी मदद कर सकते, माजी में भी नहीं उसने की, और आपकी सिर्फ 749 मिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट है रशिया को। आप नए नए ताल्लुक बना रहे। 1979 में आपने तालिबान को जो असला दिया, सारी मदद फराम की, जिसकी बुनियाद पर 1991 में रशिया टूटा, सोवियत यूनियन टूटा। आपका ख्याल है भूल के आपको गले लगा लेंगे? फौरी ऐसा नहीं होगा। हाँ, नए अलायंसेस बन रहे हैं, सीपैक में वो अपना हिस्सा डालना चाह रहे हैं। उन्हें वार्म वाटर पोर्ट ग्वादर की जरूरत है। सवाल ये है कि बहुत ही अच्छी चीजें हम प्रोड्यूस करते हैं पाकिस्तान में, चलिए कल करते हैं, एक्सपोर्ट कहाँ करनी है? आपके पास मार्केट होनी चाहिए। आपको कर्जे की जरूरत पड़े तो कौन देगी? क्या बैंक ऑफ चाइना आपको इतना कर्जा देता है? शाह साहब, चाइना एक बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट बन गई है। सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, रशिया है, तो फिर आपकी और फिर अच्छा दूसरी बात ये कि अगर रशिया गवादर को देख रहा है, गर्म पानी को देख रहा है, तो माजी में हमने बड़ा बीर किसको दिया, ये शमसी किसको दिया? अगर अमेरिका को हम दे सकते हैं जिसने हमें कुछ नहीं दिया और हमारी हर चीज़ ले ली, तो जो हमारे नज़दीकी लोग हैं और जिनके इक़दामात से हमें फ़ायदा होगा, उसमें हमें क्या कबाहत है, क्या प्रॉब्लम है? समी साहब, मैंने तो हिस्ट्री देखी, हिस्ट्री ये हुई है कि जब भी किसी का रुझान सोवियत यूनियन की जानिब हुआ, उसकी हुकूमत मुश्किल में आई। आप बखूबी इन चीज़ों को जानते हैं, और अब इस दफ़ा ना हो तो मैं कह नहीं सकता इमरान खान बड़े मजबूत होकर सामने आ जाए। कितना मजबूत होंगे यार? यहाँ पे मुसीबत ये है कि आपकी आर्मी को रोजाना प्रोपेगेंडे का सामना है, साजिशों का सामना है। वो बड़ा बच के चल रहे हैं। दुश्मन आपके देखिए, लोगों के पास तो उनके हमसाये, उनके दोस्त भी होते हैं। इधर ईरान है जिसका किरदार डूबियत है, अफगानिस्तान का इंतहाई खौफनाक किरदार है आपके साथ, चाइना की आपके साथ, इंडिया के साथ आपकी दुश्मनी है। आपकी पोजीशन या घेरे हुए हैं दुश्मनों में, इंटरनल दुश्मन खत्म नहीं होते। लेकिन ये आज की सिचुएशन तो नहीं है, हमेशा से रही है जी। अब ये आज की सिचुएशन तो नहीं है। जब वहाँ पर अशरफ गनी की हुकूमत थी, जब वहाँ पर वो कारज़ई की हुकूमत थी, तो अफगानिस्तान हमारे लिए तो हॉस्टाइल नेबर था। इंडिया पुराना हॉस्टाइल नेबर है हमारे लिए। ईरान से पहले भी चीज़ें आती थी। ये कहाँ से पकड़ा गया था? ये जो मुबारक अली के नाम से वो जो मशहूर कलभूषण यादव कहाँ से आया था? तो ये तो हमारे साथ पहले सारा मामला हो रहा था। नहीं तो आपने पहले, उससे पहले आपने रशिया को लियाकत अली खान के जमाने से नाराज किया। उस वक्त आप कहाँ थे? आप मुसलसल जफ्तियां डालते रहे अमेरिका को, यूरोप को, GSP प्लस स्टेटस की बातें आप करते रहे हैं। आपको नहीं पता था कि ये लेवरेज है उनके हाथ में। जब चाहेंगे एक्सपोर्ट को कम कर देंगे और जब चाहेंगे आपकी इंपोर्ट को पाबंदियां लगा देंगे। और इस्लामी एक इदारा और वर्ल्ड बैंक वगैरह ये आपकी आवाम को पीस कर आपको कर्जा देंगे। उस वक्त हमें नहीं पता था। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट इमरान खान, मैं तो सारी सियासी जमातों की बात कर रहा हूँ। हाउ विल इमरान खान अलोन अनडू दिस? मुझे तो ये पूछना है आपसे, क्या आपकी एक्सपोर्ट $250 अरब हो गई?
आपके पास कोई ऐसा हथियार आ गया है कि सारी दुनिया आपकी गुलामी करे, आपको सलाम करे? हुआ क्या है? कुछ भी नहीं हुआ। रशिया ने आपको क्या कह दिया? क्या देंगे आपको? 25-30 अरब डॉलर की एड देंगे? नहीं। चाइना ने कोई ऐसा कर्जा दिया? नहीं। सबसे सस्ता कर्जा चाइना ने हमें दिए कर्जे शाह साहब, सी पैक दिया हमारे, जो आपने खुद फरमाया कि जो हमने सऊदी अरब को पैसे वापस करने थे वो किसने हमें सारे पैसे दिए। और अभी जो हम ये 20 लाख टन जो गंदम ले रहे हैं रशिया से वो ले रहे हैं, उसके बाद जो गैस पाइपलाइन कसूर तक गैस आएगी, ये जो एक क्राइसिस है ना, आपके घर रोटी पकती है ना मेरे घर रोटी पकती है, ये इसके लिए हम किस तरफ जाए? अमेरिका तो हमें गैस नहीं दे रहा, अमेरिका तो हमें कुछ भी नहीं दे रहा, वो तो डू मोर की बात कर रहा है। कमी साहब दी तो आपको पाकिस्तान स्टील मिल दी थी रशिया ने, आपको थर्मो बुद्धू पावर प्लांट भी दिया था, आपने उनका बेड़ागर्द कर दिया। आप तो बेड़ागर्द भी करते हैं ना चीजों का। और दूसरी बात है, इधर से 1 अरब डॉलर माजी में जिन लोगों ने बेड़ागर्द किया अभी वो फिर आ गए हैं सड़कों पे इस हुकूमत को हटाने के लिए। वो बेड़ागर्द इमरान ने तो नहीं किया ना, वो पीपल्स पार्टी, नून लीग और जो डिक्टेटर्स थे उनके जमाने में सब कुछ हुआ है। अभी तो ये हुकूमत इमरान खान के पास हाल भी तो नहीं है, जो डिक्टेटरों की पैदावार है उनके घर भी जाना पड़ा है सलाम करने को। कमी साहब ये भी तो देखिए ना, डिक्टेटर्स की जो पैदावार देखें, इलेक्टेड पार्टीज हैं और वो पार्लियामेंट में मौजूद है, वहां पर वो कोई डिक्टेटर्स की वजह से नहीं गए, इत्तेहादी हैं उनके और वो इलेक्टेड लोग हैं। वैसे तो सारे फिर पता नहीं कहां से पैदा हुए। तो मार्शल लॉ की पैदावार है। नवाज शरीफ किसकी पैदावार है शाह साहब? नहीं, किसकी पैदावार है? नवाज शरीफ भी तो वो तो ब्रिगेड के आए और जनरल जिलानी और जनरल जियाउल हक उनकी पैदावार। नवाज शरीफ का तो मैं रोना रो रहा हूँ, बेनजीर भुट्टो का रोना रो रहा हूँ, जरदारी का रोना रो रहा हूँ। इनकी भी तो मैं बात करूँ जिनके घर हम जा रहे हैं सलाम करने के बचत हो जाए किसी तरह हुकूमत की। इमरान खान के पल्ले भी तो कुछ नहीं है ना। मैं इमरान खान का कितना बड़ा हामी बनूं, मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई सजेशन नहीं है मैं दे सकूं। आप इस इकोनॉमिक टर्मोइल से निकलेंगे कैसे और आगे जो हालात आ रहे हैं कहीं से आपने शुरुआत तो करनी है ना शाह साहब, शुरुआत तो करनी है ना। एक दिन में तो आप ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सकते। पहली दफा हम उस अमरीकी चुंगल से निकले। हो सकता है इमरान खान की हुकूमत ना रहे, जैसे आप फरमा रहे थे कि माजी में जो भी सोवियत यूनियन गया उसकी हुकूमत नहीं रही, लेकिन पहली दफा पाकिस्तान के लोगों को यह एहसास तो हुआ कि ये ऑप्शन ये भी है। लोग कोई बच्चे तो नहीं है, कोई बेवकूफ तो नहीं है, एक प्रेशर तो बिल्डअप होता है ना शाह जी। फिर जहाँ तक IMF की बात है, आपने शौकत अजीज के जमाने से 3 दफा नारा लगाया कि हमने कशकोल तोड़ दिया, फिर आपको वहीं जाना पड़ता है। इमरान खान भी कहते थे मैं नहीं जाऊंगा, खुदकुशी करूंगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा, जाना पड़ता है। अर्ज किया है कि कर्जा सस्ता है, वो कर्जा सस्ता है। ये जब बायलैटरल कर्जा आप लेते हैं वो महंगा होता है, जब आप मल्टीलैटरल कर्जा लेते हैं किसी कंसोर्शियम से, पेरिस कंसोर्शियम से, वो महंगा होता है। अच्छा, ये कर्जा सस्ता है, वो थोड़ी सी ठीक हो गया। मैं ये आपका पॉइंट जो है ना बिल्कुल आ गया। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ये पॉइंट ऑफ व्यू है जो आप दे रहे हैं। मुझे ये बताइए, अब लाहौर में मौजूद हैं, वो जो एक गुब्बारा बन रहा था अदम एतमाद का और पता नहीं क्या उस पर तासुर दिए जा रहे थे, जैसे इमरान खान रशिया की तरफ गए हैं कि एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है, तो ये तो एस्टेब्लिशमेंट तो फिर उनके साथ नहीं है, ये तो वो तो फट गया गुब्बारा, ठुस हो गया। शाह साहब जी लॉन्ग ऐसे ही रहा है, सनी साहब के एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ नहीं है। उसकी वजह ये देखिए कि ये गेम सारी नवाज शरीफ के पास है। सुबह नवाज शरीफ मान जाए और अपनी हड़कर्मी खत्म करें तो इस तारीख में बड़ी जान पड़ सकती है। नहीं, लेकिन तो कैसे जान? मेरा सवाल है, यहाँ पे रुकिए शाह साहब, बड़ा आपने इंपॉर्टेंट बात कही है। यानी ये नून लीग का एक तासुर है ना कि जी नवाज शरीफ नहीं मान रहा और एस्टेब्लिशमेंट तो उसके पीछे जा रही है। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट तो कहती है, जब हम उनसे बात करते हैं वो कहते हैं ये तो हमें एक्सेप्टेबल ही नहीं है। तो ये मान भी जाए नवाज शरीफ तो कौन से कैसे उसमें तहरीक में जान पड़ जाएगी, मुझे ये बताइए। अगर मान जाए तो देखना होगा सिनेरियो को। मानने का मतलब है पहले परवेज इलाई को चीफ मिनिस्टर बनाए, बाद में उन पे परवेज इलाई साहब तो चीफ मिनिस्टर उनके साथ बनने के लिए तैयार ही नहीं है शाह साहब। चौधरी साहबान कहते हैं हम इस घर से कितनी दफा डसे जा चुके हैं, हम इनके साथ नहीं करेंगे। उनके जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि लानत ऐसी वजारत आला पर जो इनके जरिए हमें मिले, जहाँ इनके लिए हमें रोजाना उठना बैठना पड़े, वो तो ये कहते हैं। चौधरी साहब बात दुरुस्त फरमाते हैं, पहले ये डसे गए थे, बाद में नवाज शरीफ का क्लेम है कि 99 में इन्होंने मेरी पार्टी तोड़ी। क्लेम तो हमने सारे देखने हैं ना। दुरुस्त फरमा रहे हैं चौधरी साहबान, पहले यही डसे गए थे 2 दफा मियां शरीफ की जिंदगी में। इनसे वादा किया गया चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, लेकिन शहबाज शरीफ को बना दिया गया। और परवेज इलाई के फादर को 86 साल की उम्र में अरेस्ट किया गया बिजली चोरी के इल्जाम में, आपको याद होगा। तो जी बिल्कुल मुझे याद है, फारूक लगारी साहब थे उस वक्त सदर पाकिस्तान।
जी। और वो भी यही कहते हैं कि हम डसेंगे। मियां नवाज शरीफ दिखाते हैं कि मैं वापस आऊँ, सीधा जेल में जाऊं, हो सकता है मेरी जमानत हो जाएगी, अभी दिलेरी नहीं दिखाते। मेरा ख्याल है वो शहबाज शरीफ पे ट्रस्ट नहीं करते कि अगर सारे उनको ही मान जाए, फर्ज कीजिए ऐसा हो जाए तो कहते हैं मैं अच्छा, मैं एक मेरा सवाल है आपसे, ये ऑप्शन नून लीग के लिए बड़ी ज़बरदस्त है कि जी वो यानी पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं है मियाँ साहब, इधर कदम रखने के लिए तैयार नहीं है, और ये कहते हैं कि वो एस्टैब्लिशमेंट पीछे पीछे है और मियाँ साहब नहीं मान रहे। यानी ये एक अजीब कहानी बयान की है उन्होंने कि मियाँ साहब नहीं मान रहे। मियाँ साहब के पास है क्या जिसकी वजह से एस्टैब्लिशमेंट कहेगी कि हाँ हमें नहीं मनाना है? अच्छा, आप और मैं दोनों एक चीज को जानते हैं कि जब एस्टैब्लिशमेंट किसी के पीछे हो तो वो बहुत मजबूत हो जाता है। और मैंने आप ही से गुफ्तगू में ये कई दफा सीखा कि फॉरेन पावर्स हमेशा सबसे मजबूत इदारे से गुफ्तगू करती हैं। रिग्ड इलेक्शन के नतीजे में आने वाले सियासतदानों की कोई औकात नहीं होती। दुरुस्त कर रहा हूँ? जी जी बिल्कुल, आप दुरुस्त। अच्छा, एस्टैब्लिशमेंट जब किसी के साथ होगी वो नजर आ जाएगा। फिलहाल मैं आपके साथ एग्री करता हूँ, सहमत हूँ, एंडोर्स करता हूँ। आई एग्री विद योर कमेंट कि मुझे लगता है कि गुब्बारे में जो हवा है, सवाल ये है कि गुब्बारे में अगर हवा निकल चुकी है तो ये शाह महमूद कुरैशी क्या कर रहे हैं सड़कों? यार ही शुड बी कंसंट्रेटिंग ऑन पीपल्स पार्टी को। देखिए वो पीपल्स पार्टी पे अटैक कर रहे हैं। वो इस वक्त कोई नून लीग के खिलाफ नहीं निकले हुए। कम आउट ऑफ द नॉनसेंस। ही इज अ फॉरेन मिनिस्टर, उसको देखना चाहिए यूक्रेन में क्या हालात है, वहां से मैंने पाकिस्तानियों को कैसे निकालना है। देखे ना, गलत, रॉन्ग पीपल फॉर द रॉन्ग जॉब। अब दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी जो है वो अब मेरे ख्याल 1-2 दिन तक रास्ता ढूंढेगी, वो बंद गली में फंस गई। नहीं, पीपल्स पार्टी तो फिर भी बेहतर है। मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ, जो मेरे पास खबर है शाह जी, पीपल्स पार्टी तो अपना लेके आ रही है एहतजाज। अब मसला बन गया है नून लीग के लिए। इस सारी कहानी में वो जिस महंगाई का रोना रोते थे, वो तो वज़ीर आज़म साहब जिस तरफ चल पड़े हैं, उनके मुतालबात तो निकलने से पहले ही उन्होंने वो ठुस कर दिया। अब वो ये चाह रहे हैं कि हम पीपल्स पार्टी के साथ मिल जाएं, पीडीएम का मार्च मर्ज कर दिया जाए पीपल्स पार्टी के साथ। ये खबरें आ रही हैं, इस पर बातचीत हो रही है। बिल्कुल, वो जो पीडीएम है वो जाली सी जो ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बनाई हुई है, जिसमें कभी कोई फैसला नहीं होता। अगर पीपल्स पार्टी अपना मार्च कंटिन्यू कर गई सदर्न पंजाब तक और सेंट्रल पंजाब तक, तो ये मिल जाएंगे उसके साथ। तो उससे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। मुझे शायद आप बड़ी आपकी इनपुट होती है और बड़े आपने वैलिड पॉइंट्स उठाए, लेकिन मुझे यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेना है। वापस आते हैं तो मुजम्मल सोहरवर्दी भी हमारे साथ होंगे और ज़रा उनसे पूछेंगे, क्योंकि वो अपोजिशन की उनके पास बहुत खबरें हैं। अब देखेंगे, उनसे पूछेंगे कि अब नून लीग वाले अंदरूनी कहानी उसकी क्या है। हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, बदलती हुई सूरत हाल, तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल। अपोजिशन ने एक बड़ी कैंपेन की मीडिया पर और एक जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, एक तासुर दिया कि बिल्कुल जनाब एस्टैब्लिशमेंट हमारे साथ है, मामला तय हो गए हैं और वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस आ रही है और वज़ीर आला बनाया जा रहा है परवेज़ इलाही साहब को। लेकिन वज़ीर आज़म साहब की जो कल रात की तकरीर थी, जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ों की कीमतों में कमी का ऐलान किया, उसके बाद अपने अलाइज से गुफ्तगू, और हमें ज़रा ये बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब बहुत जल्द MQM पाकिस्तान के हेडक्वार्टर भी जाएंगे। इसके अलावा वो सिंध में पीर पगाड़ा से भी मुलाकात करेंगे, क्योंकि GDA हुकूमत की इत्तेहादी है, तो अपने इत्तेहादियों के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग खफा, जो लोग थोड़े नाराज़ थे, उनको इस सारी सूरत हाल में अपोजिशन से निपटने के लिए वज़ीर आज़म साहब ये इक़दामात कर रहे हैं। पॉलिटिकल मूवमेंट, जहांगीर तरीन साहब के साथ भी उनकी मुलाकात हुई, जब वो गुफ्तगू हुई, जब वो लंदन गए, लंदन जाने से पहले भी गुफ्तगू हुई। और मुझे मेरे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि जब जहांगीर तरीन साहब लंदन पहुंच गए थे, उसके बाद फिर इमरान खान साहब की उनसे गुफ्तगू हुई और रिपोर्टेडली ये गुफ्तगू तकरीबन 25 मिनट तक जारी रही। तो अपने अलाइज़, अपने साथियों को अपने साथ रखने के लिए वज़ीर आज़म बड़े मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। दौरा रूस के बाद बड़ा एक रोबस्ट किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है वो कर रहे हैं। मुजम्मल सोहरवर्दी लाहौर में है और अपोजिशन की इनके पास ख़बरें, बड़ी ज़बरदस्त ख़बरें, वेरी वेल इन्फॉर्म्ड, वन ऑफ द वेल इन्फॉर्म्ड जर्नलिस्ट। मुजम्मल साहब बहुत शुक्रिया। आप मुझे पता थके हुए भी होंगे क्योंकि आपने अपना प्रोग्राम भी किया होगा,
लेकिन आपके पास खबरें इतनी मज़ेदार हैं कि हम रुक नहीं सके इस बात पे कि आपसे ज़रूर रब्ता करें। अब आप बयान फरमाइए कि ये जो सारी सिचुएशन है, अब उसमें अदम एतमाद और अपोजिशन कहाँ पर खड़ी है, क्या उनकी प्लानिंग है इस नई सूरत हाल से निपटने के लिए? समी इब्राहिम साहब, आपसे बात करना इसलिए आसान है कि आप खुद भी रिपोर्टर रहे हैं, और जो रिपोर्टर रहा होता है ना, उससे बात करना निस्बतन आसान होता है। आज 35 मिनट की मुलाकात हुई है इमरान खान और चौधरी बरादरान के दरमियान, और इस 35 मिनट की मुलाकात के बाद जो प्रेस रिलीज चौधरी बरादरान के घर से जारी हुआ है और जो PM हाउस से जारी हुआ है, दोनों आपस में मुताबिकत नहीं रखते हैं। ठीक। दोनों के अंदर बातें एक जैसी नहीं है, दोनों के अंदर अगर हमने चौधरियों का प्रेस रिलीज देखें तो उसमें अदम एतमाद का जिक्र ही नहीं है। हमने उनसे पूछा इसमें अदम एतमाद का जिक्र नहीं है, उन्होंने कहा हल्फन इमरान खान ने अदम एतमाद के मौजू पर हमसे बात ही नहीं की है, तो हम कैसे जिक्र कर दें कि अदम एतमाद पर कोई बात हुई है। उन्होंने कहा उन्होंने ये पेट्रोल और ये जो बिजली सस्ती की है इस पर बात की है, दौरा अरूज पर बात की है। हमने उन्हें कहा है कि महंगाई मजीद सस्ती करें, अभी महंगाई बहुत है, इस पर बात हुई है और वो चले गए हैं। ना प्राइम मिनिस्टर ने अदम एतमाद पर बात की है, ना हमने प्राइम मिनिस्टर से अदम एतमाद पर बात की है, लिहाजा हम हैंड आउट में अदम एतमाद का जिक्र कैसे कर दें जब बात ही नहीं हुई है इस टॉपिक पे। अब मैं हैरान हूँ, प्राइम मिनिस्टर हाउस ने दूसरी तरफ से परवेज लाई के टिकर चला दिए कि अदम एतमाद में साथ देने का ऐलान कर दिया। ये तो एक फैक्चुअल सूरत हाल है इस मुलाकात के बाद कि दोनों पार्टियों का वर्जन अलग अलग है। अब एक और हैरान कुन बात है, प्राइम मिनिस्टर सुबह से लाहौर थे, सब टीवीज पे चल रहा था कि वो शाम को चौधरियों के घर जाएंगे, जाने ना जाने गुली ना जाने चौधरियों को ही नहीं पता था कि इमरान खान ने हमारे घर आना है। आप देखें चौधरी मोनस इलाही इस मुलाकात में मौजूद नहीं थे क्योंकि वो अपने हलके में गुजरात में थे, उन्हें कुछ कन्वे नहीं था कि मैंने आना है। बल्कि जब शाम को परवेज इलाही को कन्वे किया गया कि प्राइम मिनिस्टर आपके घर आ रहे हैं, तो उस वक्त परवेज इलाही DHA में एक ताज़ियत करने, अपने किसी दोस्त के वालिद की डेथ हो गई थी, वो ताज़ियत करने के लिए DHA गए हुए थे। वो DHA से फौरन वापस आए कि अच्छा प्राइम मिनिस्टर मेरे पास घर आ रहे हैं। तो इसलिए एक तो मोनस इलाही आज की मुलाकात में बिल्कुल मौजूद नहीं थे, वो गुजरात से पहुंच ही नहीं सकते थे, जितना लेट कन्वे किया गया। मुझे लगता है कि सारा दिन प्राइम मिनिस्टर ये फैसला ही ना कर सके कि उन्होंने चौधरियों के घर जाना है या नहीं जाना, और फिर एकदम शाम में फैसला हुआ कि नहीं जाना चाहिए, और फिर सब उठ के चौधरियों के घर चले गए, और इसका कोई स्क्रिप्ट भी तैयार नहीं था, चौधरियों से कुछ सीरियस बात भी नहीं की। 35 मिनट में मुलाकात रैप अप भी हो गई, और असल बात जो करने वाली थी कि वो अपोजिशन से मिल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं और उन्हें हुकूमत से क्या गिले शिकवे हैं, इस टॉपिक पे चौधरियों का घर कहता है बात ही नहीं हुई है। वो आए, उन्होंने खैरियत दरियाफ्त की और कहा कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, और वापस चले गए। अब इसमें बताएं क्या आप इस मुलाकात को कैसे देखेंगे और मैं अच्छा ठीक है, आप बड़ी खूबसूरत आपने सारी बात की, और ये बड़ी अहम आपने पॉइंट आउट की ये बात कि जो कम्युनिके है, जो प्रेस रिलीज़ जारी किया है चौधरी साहबान ने, उसका कंटेंट और जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस से जो टिकर्स आए हैं उसका कंटेंट जो है वो आपस में मुताबिकत नहीं रखता। बड़ी ज़बरदस्त आपने ये एक चीज़ पकड़ी। मेरा एक सवाल है आपसे, मैं देख रहा था सारा दिन टीवी, आज शहबाज साहब कह रहे थे परवेज़ इलाही साहब को कि वो उनके घर आएँ, और परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि हमारी कुछ मसरूफियात हैं, और जो मुस्लिम लीग काफ के करीबी ज़राए हैं उन्होंने कहा कि मोनस इलाही साहब को लाहौर से भेजा भी इसीलिए गया था कि शायद परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो यही बात की गई कि मोनस भी यहाँ पे नहीं है और हम मसरूफ़ है और हम आपके घर नहीं आ सकते। तो थोड़ी रिलेक्टेंस हमें नज़र आ रही है परवेज़ इलाही साहब के पार्ट पर भी कि वो शहबाज साहब से या नून लीग से पींगे बढ़ाएं। इस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि बहुत ही जो करीबी तरीन लोग हैं चौधरी साहबान के, वो ये कहते हैं कि प्राइवेट कन्वर्सेशन में चौधरी साहबान ये कहते हैं कि हम नवाज शरीफ साहब पर, शरीफ ख़ानदान पर ट्रस्ट नहीं कर सकते कि क्योंकि माजी में हम एक नहीं, दो नहीं, 3-4 बार डसे जा चुके हैं। व्हाट डू यू से अबाउट दैट? देखें, ये बात बिल्कुल ठीक है कि चौधरी बरादरान और नून लीग के दरमियान बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है। ये बात भी ठीक है कि शहबाज शरीफ ने उन्हें अपने घर खाने पे मदऊ किया है, जो खाना अभी तक शेड्यूल नहीं हो सका है। लेकिन कल जब सिराजुल हक साहब की और चौधरी बरादरान की मुलाकात हुई तो उसमें चौधरी बरादरान ने साफ सिराजुल हक साहब को कहा कि हमने शहबाज शरीफ से 3 सवाल पूछे हैं, वो जब हमें उन 3 सवालों का जवाब दे देंगे तो फिर बात आगे बढ़ेगी। और मैं समझता हूं कि शहबाज शरीफ भी उन 3 सवालों का जवाब तभी देंगे जब लंदन से उन्हें जवाब आ जाएंगे। अब वो 3 सवाल क्या हैं? एक सवाल तो चौधरी परवेज़ इलाही की वज़ारत आला के हवाले से है मुमकिना तौर पे,
एक सवाल पार्लियामेंट की मुद्दत पूरी करने के हवाले से है, क्योंकि चौधरी को 2-4 महीने की वजारत आला लेकर क्या करेंगे। तीसरा, अगले इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट के हवाले से है कि काफ लीग की और नून लीग की सीट एडजस्टमेंट अगले इलेक्शन में क्या होगी, कितनी सीटें काफ लीग को नून लीग देने को तैयार होगी। अगर इस बार मिलकर हुकूमत बनानी है तो फिर अगला इलेक्शन भी मिलकर लड़ना है। ये तो नहीं हो सकता कि आप मिलकर हुकूमत बनाएं और इलेक्शन के वक्त आप काफ लीग को कहें कि जाएं आप अपने बाइसिकल पे खुद ही इलेक्शन लड़ लें, तो उनके लिए तो सुइसाइडल हो जाएगा। इससे बेहतर है वो पीटीआई के साथ रहे, कम से कम सीट एडजस्टमेंट तो होगी। लिहाजा ये 3 सवालात हैं जिनके जवाब चौधरियों ने मांगे हैं और नून लीग ने अभी तीनों सवालों के मुमकिन जवाबात नहीं दिए हैं। अच्छा, और जामन, और इसमें जो जामन की सूरत हाल है, जामन आसिफ जरदारी हैं। अच्छा, चौधरी परवेज लाई उन्हें आसिफ जरदारी को मुलाकात में कह रहे थे कि हमारे जामन आप होंगे, आपने नून लीग की जमानत देनी है हमें, हम आपसे बात करेंगे, तो इसलिए जमानत देंगे आसिफ जरदारी साहब, लेकिन जब नून लीग जवाब देगी। लेकिन मुजम्मल, कितना कसर है आसिफ जरदारी साहब का नून लीग पर? कई दफ़ा ये करीब आए, कई दफ़ा ये दूर हुए। वो सिंध में है, ये पंजाब की पार्टी है इस वक्त। तो आप समझते हैं कि ये एक वाइज डिसीजन है ऑन द पार्ट ऑफ चौधरी के वो आसिफ जरदारी साहब गारंटी देंगे नवाज शरीफ साहब की या शहबाज साहब की, वो दे सकते हैं गारंटी? देखिए, ये तो आसिफ मेरा ख्याल है दे सकते हैं मौजूदा सिनेरियो में। अच्छा, और मौजूदा सिनेरियो तो सारा बिल्ड ही आसिफ जरदारी साहब कर रहे हैं, नून लीग तो कर ही नहीं रही है। इस सारे के देखे ना जी, 1 माह पहले तक तो नून लीग के खिलाफ तकरीरें कर रहे थे आसिफ जरदारी साहब, यकदम वो उठ के शहबाज शरीफ साहब के घर चले गए। स्क्रिप्ट आसिफ जरदारी साहब के पास है, किसी के पास कख नहीं है। लॉन्ग मार्च भी पीपल्स पार्टी कर रही है, उन्हीं के पास कोई स्क्रिप्ट है कि ये इस्लामाबाद पहुंचने से पहले। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब या नून लीग के बीच में इस पे कंसेंसस नहीं हो सका कि लॉन्ग मार्च को मर्ज कर दें। वो अपना ही मार्च अलहदा कर रहे हैं और यानी वो एक पॉइंट पर तो वो मुत्तफिक हो नहीं सके दोनों जमातें। पीपल्स पार्टी ने फॉर्मली रिक्वेस्ट भी नहीं की कि आप हमारे साथ आएं। पीपल्स पार्टी इसको एक इलेक्शन कैंपेन के तौर पे ले रही है पूरे सिंध में, पंजाब में। वो अपनी एक्टिविटी में किसी को शरीक भी नहीं करना चाहते। वो रिक्वेस्ट करते तो बाकी साथ शरीक होते ना। मैंने तो ये भी पूछा कल शीरी रहमान से कि जब आप लोग इस्लामाबाद पहुंच के बड़ा जलसा करेंगे तो क्या उस जलसे में आपने नून लीग या फजलुर रहमान को बुलाने का कोई प्रोग्राम बनाया है? तो उन्होंने कहा अभी हमने उनको कोई दावतनामा नहीं दिया कि वो हमारी स्टेज पर आकर किसी जगह खिताब करें। तो इसलिए पीपल्स पार्टी इसको अकेले ही चलाना चाहती थी, अकेले ही चला रही। मुजम्मल सोहरवर्दी हमारे साथ हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने पॉइंट्स किए हैं। अभी हमें एक छोटा सा वक्फा लेना है। जब वापस आते हैं तो मैं उनसे ये सवाल करूंगा कि खबरें ये आ रही हैं कि पीडीएम इस सारी सूरत हाल में इस बात पर गौर कर रही है कि अगर वो अपने एहतजाज को पीपल्स पार्टी के एहतजाज के साथ ही मर्ज कर दें। लेकिन ये सब एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, मुजम्मल सोहरवर्दी हमारे साथ हैं और जो वज़ीर-ए-आज़म साहब के पॉलिटिकल इनिशिएटिव्स हैं उन पर हम बात कर रहे हैं। अपोजिशन की हिकमत अमली पर बात हो रही है। मुजम्मल साहब, ये आपके पास कोई इस तरह की इत्तलात हैं कि किसी स्टेज पर पीडीएम जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ उनके एहतजाज में शरीक हो जाए? आपने फरमाया कि अभी तक तो पीपल्स पार्टी ने उन्हें दावत नहीं दी किसी स्टेज पर आके तकारीर करने की भी, लेकिन क्या पीडीएम के अंदर कोई इस तरह की सोच मौजूद है? नहीं, ऐसी कोई सोच मौजूद नहीं है, क्योंकि पीपल वो समझते अगर ऐसी सोच मौजूद होती तो कोई मोबिलाइजेशन नज़र आ जाती। पंजाब में हमें केपी में फजलुर रहमान साहब की कोई मोबिलाइजेशन नज़र आ जाती। कोई ऐसी मोबिलाइजेशन दोनों बड़ी पार्टियों की नहीं है कि वो पीपल्स पार्टी के इस लॉन्ग मार्च में शरीक हो। फिर पीपल्स पार्टी ने तो इस्लामाबाद में एक जलसा करके उठ जाना है। वो कहते हैं हमने कोई धरना नहीं देना, हमने कोई हुकूमत इस मार्च से नहीं गिरानी। ऑल दी वे वो मार्च करेंगे और इस्लामाबाद पहुंचेंगे और एक जलसा करेंगे और वहाँ से डिस्पर्स हो जाएंगे। तो शायद पीडीएम इस एक्टिविटी में इतनी ज़्यादा मुत्तफिक भी नहीं है कि अगर आपने सारा तय करके जाकर एक जलसा ही करना है और उसके बाद डिस्पर्स ही हो जाना है तो इतनी बड़ी एक्टिविटी का क्या फ़ायदा है। इसके बाद वहाँ बैठना चाहिए, उनके ख्याल में धरना देना चाहिए जैसे फजलुर रहमान ने पहले दिया था। तो मेरे ख्याल में उनके दरमियान इसके ऊपर कोई यकसुई नहीं है
और आपस में इख्तलाफ है रोड मैप पर, इसलिए इकट्ठे नहीं। अच्छा, ये एक ज़रा आप ज़रा क्या आपकी असेसमेंट है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब के जो बयानात हैं बड़े हॉस्टाइल हैं अबाउट चौधरी साहब के, बिल्कुल एक इस अंदाज में वो बड़े एक स्ट्रॉन्ग लहजे में कहते हैं कि वो अपनी पोजीशन वाजे करें, और फिर कभी कहते हैं कि परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला क्यों बनाया जाए। तो अगर इत्तेहादी को अपने साथ नहीं मिलाएंगे तो इस पूरी नो कॉन्फिडेंस की तो बुनियाद ही नज़र नहीं आती। तो क्या वो नवाज शरीफ साहब की ज़बान बोल रहे हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, ये इस तरह के वो बयानात क्यों दे रहे हैं? देखिए, नून लीग के पास दो ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन है जहांगीर तरीन ग्रुप का भी, जिसे वो अपने लिए ज़्यादा सूटेबल समझते हैं। उनके ख्याल में उनके लोगों को अगली दफ़ा सिर्फ टिकट देना पड़ेगा और उसकी कुछ ज़्यादा प्राइस नहीं है। और अगर जहांगीर तरीन के लोगों से बातचीत तय हो जाए तो फिर बात अर्ली इलेक्शन की तरफ भी जा सकती है और एक दफ़ा गवर्नमेंट गिरा के फ़ौरन अर्ली इलेक्शन की तरफ जाया जा सकता है। काफ लीग की तरफ नून लीग तभी आएगी वो उनकी लास्ट चॉइस होगी, बादले ना खास्ता, व्हेन दे हैव नो अदर ऑप्शन, और वो इस यकीन पर पहुंच जाएं कि अब ये करना भी है और ये कड़वी गोली खानी भी है। ये फैसला अभी तक वो नहीं कर सके कि कड़वी गोली भी खानी है और करना भी है। वो दूसरे ऑप्शंस को वे कर रहे हैं। तो जहांगीर तरीन से लंदन में मुलाकातें मुतवक्को हैं। शहबाज शरीफ की यहाँ मखदूम अहमद महमूद के घर में जहांगीर तरीन से तफसीली मुलाकात हुई, उसके बाद उनके लोगों की नून लीग से मुलाकातें जारी हैं। अगर वहाँ से कोई रिजल्ट नहीं निकलता तो फिर काफ लीग की तरफ जाएंगे। लेकिन जो खबर जो एक आई थी सोर्सेज के हवाले से, 8 MNA जहांगीर तरीन के साथी, वो उनमें से अक्सरियत तो इस बात की तरदीद कर चुकी है कि हम तो बिल्कुल भी इस हवाले से साथ नहीं है। और फिर 2 दफ़ा टेलीफोन पर बात हो चुकी है इमरान खान साहब की भी जहांगीर तरीन साहब से, और आखिरी जो मुलाकात टेलीफोन पर हुई गुफ्तगू वो 25 मिनट से ज़्यादा तक हुई। तो जो PTI के ज़राए हैं वो कहते हैं कि इस बात का कोई इम्कान नहीं कि जहांगीर तरीन साहब जाएंगे नवाज शरीफ के साथ। फिर उन्हें शहबाज शरीफ से मिलना ही नहीं चाहिए था। ये तो फयाजुल हसन चौहान साहब ने खबर ब्रेक की कि मखदूम अहमद महमूद के घर शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन की मुलाकात हुई। वो मुलाकात होनी ही नहीं चाहिए थी, वो इमरान खान से हो जानी चाहिए थी। और फिर आज जो प्रेस रिलीज चौधरियों ने जारी किया है और जो PM हाउस ने जारी किया है, दोनों को बाहर सारा मीडिया खड़ा था। 1 मिनट के लिए चौधरी परवेज़ इलाही बाहर आते और कहते हैं हम इमरान खान के साथ हैं, किसी अदम एतमाद का कोई चांस नहीं है, सारा कुछ फिजल आउट हो जाता। सारा मीडिया तो घर के बाहर खड़ा था। 1 मिनट की बात करने में कितनी देर लगती। मुजम्मल साहब बात सुने, आप कहते हैं कि शहबाज शरीफ से मिलने की ज़रूरत नहीं थी जहांगीर तरीन को, तो जब ये लास्ट ऑप्शन है चौधरी, तो शहबाज शरीफ साहब वहाँ पर क्या लेने गए थे उनके घर? तो ये मुलाकातें तो होती रहती हैं, और अगर इनके लिए ये लास्ट ऑप्शन है तो चौधरी को इतने बेताब हैं कि उनको नहीं पता कि ये हमें क्या समझते हैं। और दूसरा जो आप कहते हैं कि आसिफ जरदारी साहब गारंटी देंगे, आसिफ जरदारी के साथ इन्होंने मिसाक जमहूरियत किया, उसका क्या नतीजा निकला? फिर ये हुकूमत में शामिल हुए उनके साथ, उसका क्या नतीजा निकला 2008 में? ये तो मुआहदे करते हैं और फिर जाते हैं, तो आसिफ जरदारी इनकी किस बात पे गारंटी दे सकते हैं? वैलिड सवाल है मुजम्मल साहब ये। तो इस बात की क्या गारंटी है कि इमरान खान अगली दफ़ा चौधरियों के साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे? इस बात की क्या गारंटी है कि अगली दफ़ा इमरान खान इनको डिच नहीं कर देंगे और वो एक बंद गली में खड़े होंगे जहां उनके पास ना इमरान खान होगा ना अपोजिशन होगी और वो तने तना अकेले खड़े होंगे? किसी ना किसी घर को तो सिक्योर करना है चौधरियों ने भी। नहीं, लेकिन खुद कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ और नून लीग के लिए ये आखिरी ऑप्शन है, तो वो क्या इतने गए गुजरे हैं सियासी तौर पर चौधरी इस वक्त के वो इस बात का इंतजार करें कि जहांगीर तरीन ग्रुप से इन्हें जवाब मिलता है कि नहीं मिलता? ये देखें ना मुजम्मल साहब, बात ये है कि ये सारे फजल रहमान भी उनके घर जा रहे हैं, जरदारी भी जा रहे हैं और शहबाज शरीफ भी जा रहे हैं। अगर उनको मिलाना ही नहीं साथ तो फिर वहां किस लिए जा रहे हैं? देखिए, उसमें इख्तलाफ है पार्लियामेंट की मुद्दत पूरी करने पे। जो चौधरियों की शर्त है कि ये इलेक्शन जाके दिसंबर 2023 में होंगे। आप देखें, बिलावल भी फौरी इलेक्शन की बात करते हैं, असफन यार भी फौरी इलेक्शन की बात करते हैं, फजलुर रहमान भी फौरी इलेक्शन की बात करते हैं, लेकिन MQM भी फौरी इलेक्शन की बात करती है। लेकिन चौधरी कहते हैं कि इलेक्शन अपनी मुकर्ररा मुद्दत दिसंबर 2023 में होंगे। ये ऐसा नुक्ता है जिस पर सबका इख्तलाफ है कि इतनी लंबी ये ट्रांजिशनल गवर्नमेंट नहीं चलाई जा सकती। अच्छा, यहाँ चौधरी इससे पीछे जी यहाँ चौधरी इससे पीछे आएंगे या बाकी पार्टियां इससे पीछे आएंगी? अच्छा, आपने बड़ा ये वैलिड आपका ये सवाल था, पॉइंट था कि इस बात की क्या गारंटी है कि इमरान खान साहब आगे PMLQ के साथ ही अपना इत्तेहाद बनाएंगे
और डिच नहीं करेंगे। तो उसमें हम ये देखते हैं कि 4 साल से तकरीबन जब से पीटीआई और पीएमएल काफ का अलायंस हुआ है, तो जो चौधरी साहबान है बीच में ऊंच नीच हुई है, लेकिन वो इत्तेहाद कायम रहा है और उनके जो मुतालबात थे, वजारतें थीं और जो दीगर मामलात थे, बेशतर हिस्सा उसका, मैं ये नहीं कहता कि 100%, बेशतर हिस्सा उसका इमरान खान साहब ने और तहरीक काफ लीग ने वो निभाया है, जिसकी बुनियाद पर वो ये उनका अलायंस कायम है। तो ये इटसेल्फ, ये जो बात है कि 4 साल से उनका अलायंस कायम है, डजंट इट गिव यू अ लिटिल हिंट कि आगे जाकर भी ये इस तरह का मामला जो है वो कामयाबी से चलता रहेगा? देखिए, अपनी अपनी राय है इसमें। मैं समझता हूँ ये जो 4 साल है, ये चौधरियों के लिए बहुत मुश्किल 4 साल थे। पहली बात तो ये है कि जो उनका पॉलिटिकल बैलेंस की पोजीशन थी कि उनके पास डिवाइडिंग बैलेंस था पंजाब में, वो वज़ीर आला बन सकते थे। उन्हें 1 स्टेप डाउन, एक बंदा जो 5 साल वज़ीर आला रहा है उसको वापस स्पीकर बनने पर मजबूर करना पड़ा। फिर मोनस की वजारत पे जिस कदर डिस्प्यूट रहा, और फिर चौधरी तारिक बशीर चीमा को अपनी वजारत पे जिस कदर इख्तलाफात रहे। फिर एक स्टेज पे इमरान खान ने ये गेम भी खेली कि वो कहते थे कि मैं सालक को वजीर बनाना चाहता हूँ, मोनस को नहीं बनाना चाहता। तो और इन दोनों के दरमियान तो आज 1 साल बाद मुलाकात हो रही है, इत्तेहादी होने के बावजूद। वो तो अपोजिशन में थे ना, आपस में एक दूसरे के खिलाफ सियासत कर रहे थे। उनके दरमियान मुलाकात ना होना एक फितरी सा अमल है कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ सियासत कर रहे थे। जो इकट्ठे सियासत कर रहे हैं 4 साल से, उनमें 4 साल में कितनी मुलाकातें हैं? नहीं, लेकिन अगर हम देखें पीडीएम को अगर हम देखें तो कितनी दफ़ा पीपल्स पार्टी के साथ उनका अलायंस हुआ, फिर पीपल्स पार्टी बाहर निकली, मौलाना फजलुर रहमान के साथ भी कितना झगड़े होते रहे शहबाज शरीफ के हवाले से। तो इस तरह की जो सिचुएशन है पॉलिटिक्स में, जब मुख्तलिफ ख्याल लोग आपस में बैठते हैं, अलायंस करते हैं, तो ये चीज़ें तो होती रहती हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्या वो अलायंस टूटा? हुकूमत का मुस्लिम लीग काफ से अलायंस नहीं टूटा, लेकिन पीडीएम टूट गया, पीपल्स पार्टी अलहदा हो गई उससे। तो कच्चा इत्तेहाद तो हमें अपोजिशन का नजर आ रहा है। लेकिन आप देखें आज फिर इकट्ठे हैं अदम एतमाद पर, आज फिर एक दूसरे के घर खाने खाए जा रहे हैं। नहीं, लेकिन लॉन्ग मार्च पे तो इकट्ठे नहीं मुजम्मल साहब हो रहे, लॉन्ग मार्च पे नहीं इकट्ठे। और फिर जिस तरीके से शायद खान नवासी साहब जी 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 पार्लियामेंट में इकट्ठे हैं ना, पार्लियामेंट में तो इकट्ठे हैं, अदम एतमाद तो मिलकर कर रहे हैं ना। तो हर दौर के करेंगे तो तब की बात है ना। जिस तरह इनको किसने रोका है अदम एतमाद से? जिस तरह पीपल्स पार्टी में इत्तेदाद एहसन है जो नून लीग के खिलाफ बात करते हैं, उसके बावजूद जरदारी साहब शहबाज शरीफ के घर नजर आते हैं। इसी तरह लेकिन इत्तेदाद साहब अमली तौर पर लेकिन मुजम्मल सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, इत्तेदाद साहब अमली तौर पर जो पीपल्स पार्टी की इस वक्त पॉलिटिक्स है उसमें वो उतना हिस्सा नहीं ले रहा है। शाहिद खान अब्बासी तो स्पोक्स पर्सन है नवाज शरीफ साहब के और रिप्रेजेंटेटिव है ऑलमोस्ट उनके, तो उनका कहना तो बड़ा मुख्तलिफ है। इत्तेजाज साहब की तो एक इंडिपेंडेंट, वो तो उस पोजीशन पे है कि इट डजंट मैटर, वो तो जो सही बात है चाहे पार्टी के खिलाफ भी जा रही हो तो वो करते हैं। मैं शाहिद खान को नवाज शरीफ का स्पोक्समैन नहीं मानता, मरियम नवाज का मानता हूँ। तो मरियम नवाज और नवाज शरीफ अलहदा तो हिस्से हैं। कई दफा नवाज शरीफ का फैसला दूसरी तरफ भी होता है, ऐसी बात तो नहीं है। बहुत सारे मैं वाकयात आपको गिना सकता हूँ जहाँ मरियम की राय कुछ और थी और नवाज शरीफ ने फैसला कुछ और किया। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। आर्मी एक्ट उसकी एक मिसाल है जी। आर्मी एक्ट उसकी एक मिसाल है। ये इस वक्त मरियम तो बिल्कुल दोबारा पीपल्स पार्टी के साथ जाने के हक में नहीं थी। जिस तरह का पीडीएम में सारा इख्तलाफ हो गया हुआ था, जो ट्वीट्स एक्सचेंज हो गए हुए थे, लेकिन नवाज शरीफ का फैसला था कि दोबारा पीपल्स पार्टी के साथ जाना है। तो ये कई दफा नवाज शरीफ शुक्रिया मुजम्मल, बड़ी इंपॉर्टेंट बात दे रहे थे। मुझे अफसोस है कि वक्त कम था, इसलिए मुझे आपकी बात को काटना पड़ा। कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी, अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।